हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे साइंस के प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में बिहार बोर्ड के पूछे गए हैं। साथ ही साथ उसका डिटेल में हम लोग समझेंगे भी उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है आपसे पूछा जा रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम, जैसा कि हीलियम का आप लोग संकेत जानते होंगे, He होता है और ये दूसरे नंबर का तत्व है। पहले नंबर का क्या है तो हाइड्रोजन है। पहले नंबर का क्या है, हाइड्रोजन है, जिसका सिंबल क्या होता है, H होता है। यहाँ पूछा जा रहा है हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन। तो हीलियम क्या होगा आपका, अक्रिय गैस। क्या है इसका आंसर, अक्रिय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अक्रिय होगा। क्या होगा, अक्रिय होगा। बट सिर्फ हम लोग क्वेश्चन या उसका ऑप्शन नहीं जानेंगे, उसका डिटेल में हम लोग पूरा उसका डिटेल जो होता है क्वेश्चन का वो भी देखेंगे, ठीक है। और पूरे एनसीईआरटी बुक से ही देखेंगे हम लोग इसका डिटेल में, ठीक है। तो आपके जितना भी कन्फ्यूजन रहेगा, जो भी डाउट रहेगा, पूरा डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और सारे क्वेश्चन क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं, बिहार बोर्ड के सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देखें, समझें और याद भी कर लें। चलिए देखिए हीलियम के बारे में एनसीईआरटी बुक से ही आपको पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल से सॉल्यूशन है इसका, है ना। देखिए यहाँ पे जैसा कि हाईलाइट किया हुआ है, उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम He सिंबल होता है, नियॉन Ne तथा आर्गन Ar, है ना, सिंबल का पहले भी कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं। क्या है, अक्रिय हैं, तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग समझ गए। यहाँ पे अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस पूछा जाए आपसे तो यहाँ पे समझ सकते हैं, है ना। हीलियम भी है, हीलियम भी है, नियॉन भी है, आर्गन भी है। हीलियम का सिंबल He, नियॉन का Ne और आर्गन का Ar होता है। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा। यह है ना, ये अक्रिय गैस है और ये क्या है, वायुमंडल में बहुत ही कम है, इसकी मात्रा क्या है, बहुत ही कम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। जल में, किसमें, जल में। जल में पूछा जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जैसा कि जल का सूत्र आपसे पूछा जाए क्या होता है, H2O होता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। इसमें आपका आंसर होगा 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, राइट आंसर होगा 2:1, ठीक है। चलिए इसका आप देखते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। यहाँ है आपका, जैसा कि देख रहे हैं, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं H2H2 + O2, 2H2O बना, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के साथ एक अणु के साथ, ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो जल बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है। तो आपसे अगर कहाँ पूछा जाए कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होगा, यहाँ होगा 2:1, आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी क्या पूछा जा रहा है हमसे, आवर्त, आवर्त सारणी में आवर्त। अगर आवर्त सारणी में आवर्त पूछा जाए तो कितना होगा, 7 होगा, है ना। और आपका वर्ग पूछा जाएगा कितना होगा, 18 होगा। देखेंगे अभी हम लोग इसको भी डिटेल में। तो यहाँ हमसे आवर्त पूछा जा रहा है कितना होगा, 7 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका डिटेल में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18, है ना, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिन्हें क्या कहता है, वर्ग या समूह कहा जाता है, ठीक है। और 7 जो है क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था आवर्त कितने होते हैं, तो आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं,
तो 7 होते हैं। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिलिका क्या है? यहाँ हमसे पूछा जा रहा है सिलिका क्या है। आप भी थोड़ा सा आंसर बताने का कष्ट करें, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही कम समय है और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इस सब का आंसर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। पूरे बुक को डिटेल से पढ़ें। तो सिलिका क्या है? धातु है, अवधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जाए क्वेश्चन सिलिका क्या है, ये क्या है? एक सिलिका अगर पूछा जाए कि सिलिका क्या है, तो सिलिका एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है आपका, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए डिटेल देखते हैं इसका। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं और अधातुओं को अलग करता है। आवर्त सारणी में जो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा रहती है ना, इस तरह से, ठीक है, वो क्या करती है, धातुओं को और अधातुओं को क्या करती है, अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातु और अधातु दोनों गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ये आपका बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, या एंटीमनी, ये सब क्या है, धातु और अधातु दोनों गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अर्धधातु या क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। इसे अर्धधातु या क्या कहते हैं हम लोग, उपधातु कहते हैं। एनसीईआरटी बुक से मैं आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, आपको पूरा डिटेल यहाँ पे आपको बता दिया गया है। आप क्या कर लें, इसको नोट कर लें, ताकि आपको सिलिकॉन की जगह पे और भी कोई तत्व पूछे तो आप क्या कर सकें, बता सकें। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, OH क्रियाशील मूलक कौन है? डैश एंड सिंगल बॉन्ड OH पूछा जा रहा है। क्या है क्रियाशील मूलक, है ना, क्रियाशील मूलक पूछा जा रहा है। कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा आपका, अल्कोहल होगा। क्या होगा, अल्कोहल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। OH का क्रियाशील मूलक कौन है, अल्कोहल है। ठीक है, तो 5 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसका डिटेल एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे डिटेल में क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पे हेलो दिया हुआ है, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन का, ठीक है। जैसा कि पहला है आपका अल्कोहल, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अल्कोहल का क्या है, डैश यानी सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ देखिए एल्डिहाइड का यहाँ पे दिया हुआ है ना, CHO करके। कीटोन का है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का यहाँ पे है। तो आपको एक साथ क्या हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन का और भी आंसर आपको पता चल जाए। जैसे कि आपको नेक्स्ट में आपका किसी साल पूछा हुआ एल्डिहाइड भी पूछा गया है और कीटोन भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ हमसे अल्कोहल का पूछ रहा था, तो अल्कोहल का क्या होता है, सिंगल बॉन्ड O और H। आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में पूछ रहा है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ रहता है? जो प्रकृति है उसमें किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। चलिए इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। याद रखना आपको, प्राकृतिक में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डिटेल देखिए इसका। जैसा कि देख रहे हैं, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के 2 कारण हैं। यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है तथा यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। वायुमंडल में क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, तो आप लोग डिटेल को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपको बता दिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, पौधों में ऑक्सीजन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने में कितना ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है।
आपको इसका आंसर बताना है। 30.5 किलो जूल 305 किलो जूल मोल पर मोल है, 3.5 किलो जूल पर मोल। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने में कितना है ना ऊर्जा मुक्त होता है? तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30.5 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए इसका डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग डिटेल खुद से ही पढ़ने की कोशिश करें, है ना। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी के बाद जब अंतस्थ फास्फेट है ना संलग्नता खंडित होता है तो 30.5 किलो जूल मोल के तुल ऊर्जा क्या होती है? मोचित होती है, यानी कि निकलती है 30.5 किलो जूल है ना पर मोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको बताए थे, इसका राइट आंसर होगा एडीपी का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 8, 1 या 4? तो मानव हृदय के कोष्ठ की बात की जाए है ना, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अभी लोग क्या करें, आंसर बताएं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे विथ फिगर के साथ आपको बताने का प्रयास किया गया है। कोशिश है कि आपको वेस्ट से बेस्ट आपको है ना डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाने का प्रयास करें। बस आप लोग थोड़ा हेल्प करें। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सारे वीडियो को अच्छे से देखें। मैथ के भी क्लास आपके हुए हैं, मैथ का वीडियो देखें, समझने की कोशिश करें, समझने के बाद खुद से मैथ को सॉल्व भी करें और साइंस को भी आप देखें, अच्छे से समझें, याद करें और एग्जाम में ज़्यादा आप लोग क्या करें, मार्क्स लाएं। तो यहाँ पे था मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कोष्ठ या इसको कक्ष बोलते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, है ना। दायां अलिंद, देखिए कहाँ पे है दायां अलिंद। उसके बाद क्या होता है? बायां निलय, यहाँ देखिए दायां निलय। उसके बाद आपका बायां अलिंद, बायां अलिंद कहाँ पे है? यहाँ पे। और आपका बायां निलय यहाँ पे है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, आपको पता रहना। ये डायग्राम जो है आपका मानव हृदय का है ना, ये आपका पूछा भी जाता है। कार्ड दृश्य, व्यवस्थात्मक कार्ड दृश्य आपका एग्जाम में पूछा जाता है फिगर बनाने के लिए बायोलॉजी में। तो आप फिगर को भी अच्छे से देख सकते हैं। इसमें पूरा डायग्राम विथ इसमें नाम के साथ लिखा हुआ है ना। महाधमनी लिखा हुआ है यहाँ पे, शरीर के ऊपरी भाग का महाशिरा है ना, फुफ्फुस धमनियाँ हैं। तो आप इसको डायग्राम को बना भी सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। याद रखिएगा मानव हृदय में 4 कक्ष या कोष्ठ होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग होता है। यहाँ क्वेश्चन है आपका मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब हमसे पूछा जा रहा है, कितना होगा? यहाँ होगा आपका, बताइए आप राइट आंसर क्या होगा? होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg लिखा हुआ है, 150 mmHg लिखा हुआ है, 90 mmHg लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा 120 mmHg। 120 mmHg आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 नंबर का। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग होता है 120 mmHg। चलिए आपको इसका डिटेल दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है। समान परकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशीतलन दाब 80 mm पारा होता है। तो यहाँ पे हमसे प्रकुंचन पूछ रहा था, यहाँ पे हम लोग प्रकुंचन दिख रहा है ना आप लोगों को 120। अगर अनुशीतलन पूछता तब हम लोग कितना बताते? 80 mm पारा होता है। ठीक है, 80 mmHg बताते बस हमें। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था यहाँ पे? प्रकुंचन। तो यहाँ पे क्या बताएंगे हम लोग? 120 mmHg। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, और अनुशीतलन पूछेगा तब हम लोग बताएंगे कितना? 80 mmHg। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में
वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता या फूल? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता। ऑप्शन नंबर सी, पत्ता आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। देख सक रहे हैं यहाँ पे, एक वृक्ष वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति। वाष्पोत्सर्जन जल के अपशोषण एवं जड़ से पत्तों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों का ऊपरी मुखी गति का में क्या होता है? सहायक होता है। तो याद रखना है आपको, इसका डायग्राम के साथ डिटेल भी दे दिए हैं। जाइलम के बारे में, जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। किसमें होता है? जाइलम के लिए। जाइलम और फ्लोएम पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो याद रखना है आपको, क्या था क्वेश्चन मेरा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ते में होता है। ऑप्शन नंबर सी 10 का आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम वृक्क है ना, किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा क्या करता है? पृथक करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए देखिए इसका डिटेल। फुल्ली आपका एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करके आपका आंसर निकाला गया है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। देख सकते हैं आप लोग कि इसका पीपीटी बनाने में कितना मेहनत हुआ है। एनसीईआरटी बुक से आपका जो है यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ से लिया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है। वृक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा क्या करता है ना, निकालने की एक युक्ति है। तो याद रखिएगा आप, इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। क्या आंसर होगा इसका? नाइट्रोजन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन या इनमें से सभी? इसका आपका क्वेश्चन पढ़े होंगे। क्या है क्वेश्चन आपका? हाइड्रा है ना में क्या प्रजनन? हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। देखिए इसका डिटेल पूरे डायग्राम के साथ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक बार में, वैसा मेरा प्रयास है। बट थोड़ा आप भी क्या करें, इस पर अपना कोशिश करें कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। हाइड्रा जैसा कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाले कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार क्या कहलाता है? मुकुल वृद्धि करता है। वह नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है ना। सब स्पर्क हो गया यहाँ पे हो गया आपका मुकुलन। देखिए उभार सा आ जाता है ना। और फिर ये क्या होता है? स्वतंत्र जीव बन जाता है ना, जब पूर्ण विकसित हो जाता है। तो हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन। देख सकते हैं आप लोग कितना आपके लिए मेहनत किया गया है, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा अच्छे ढंग से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लिया ना क्वेश्चन क्या था? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक है ना का मान होता है साइन आर बटे साइन आई, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई मल्टीप्लाई साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर। तो आप लोग जानते हैं, अगर कहाँ बात होगा अपवर्तनांक का, किसका बात होगा? अपवर्तनांक का। तो क्या होगा सर? तो साइन आई बटे क्या होगा? साइन आर होगा। साइन आई बटे क्या होगा? साइन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डिटेल। कोशिश किया गया है सभी क्वेश्चन का डिटेल आपको बता देने के लिए। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन निश्चय नियमों के आधार पर होता है ना। कैसे? परावर्तन के नियम यहाँ पे निम्नलिखित दिए हुए हैं। क्या है?
आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों में पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जिया यानी कि साइन और अपवर्तन कोण की, है ना, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है ना। यहाँ आपको लिखा हुआ देख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर, है ना, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिरांक। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? क्या बनाने में? दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने का मतलब है कि हमको फेस का प्रतिबिंब जो बने मिरर में वो क्या बने, बड़ा बने। तो बड़ा किस में बनता है? अवतल दर्पण में। तो सी आपका क्या होगा, अवतल दर्पण राइट आंसर होगा। कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं इसका डिटेल में हम लोग। क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, याद रखना है आपका ऑप्शन चेंज भी हो सकता है, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट्स जिसको बोलते हैं, अग्रदीपों हिंदी में लिखा हो रहेगा, में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए, इन्हें पढ़ाया चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, फेस का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण, है ना, वही दाढ़ी बनाने के लिए सेविंग दर्पण के रूप, मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों, देखिए दंत विशेषज्ञ भी करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, है ना, करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं जितना भी अवतल दर्पण का उपयोग है सारे यहाँ पे आपको क्या कर दिए गए हैं, बता दिए गए। तो आप अच्छे से डिटेल से इसको देख लीजिएगा। आई होप क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? किसका बात किया जा रहा है? स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है झुकाव अधिक, झुकाव क्या पूछ रहा है? झुकाव जैसे आपसे अधिक पूछा जाएगा, झुकाव जैसे आपका अधिक पूछा जाएगा, हाँ, तो क्या होगा आपका? बैगनी का होगा। क्या होगा आपका? बैगनी का होगा, ठीक है। और जैसे आपका कम पूछा जाएगा, क्या पूछा जाए? झुकाव कम पूछा जाए, तब आपका क्या होगा? लाल का होगा। ये तो आपका होगा नहीं, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है अधिक झुकाव। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए इसका देखते हैं डिटेल हम लोग अच्छे से। कोशिश है कि सारे का डिटेल आप लोगों को अच्छे ढंग से एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बता दिया जाए। जैसा कि देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। हम ये वर्ण को क्यों प्राप्त होते हैं, है ना? प्रिज्म, किसी प्रिज्म से गुजरने वाले पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्णों आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोनों पर झुकते या मुड़ते हैं। यहाँ अब यहाँ से यहाँ स्टेट आपका है, यहाँ से आपका लाइन दिया हुआ है, इसमें हाईलाइट नहीं किया है, यहाँ देख सकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। लाल प्रकाश क्या होता है? सबसे कम झुकता है, जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना आपका? बैगनी क्या होता है? अधिक झुकता है, और लाल क्या होता है? कम झुकता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत फ्यूज, जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? उष्मीय, चुंबकीय या रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा ये उष्मीय प्रभाव पर क्या करता है? काम करता है, कार्य करता है। तो ये आपका इसका आंसर 16 नंबर का राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उष्मीय विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? उसमें प्रभाव पर कार्य करती है। आपका डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है, देख लीजिए आप लोग डिटेल। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर
व्यवहारित अनुप्रयोग, तापीय प्रभाव यानी कि आपका उसमें प्रभाव पर भी है। क्या क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, विद्युत इस्त्री होता है, विद्युत रोस्टर होता है, विद्युत तंदूर होता है, विद्युत केतली होता है, विद्युत हीटर होता है ना। ये सब क्या है आपका उसमें प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरण भी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, यहाँ होता है आर बराबर भी बटे क्या होता है आई, आर बराबर क्या होता है भी बटे आई। आपका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आपको याद रखना है कि प्रतिरोध यानी कि आर बराबर क्या होगा, तो भी बाय आई आपका राइट आंसर होगा। इसका डिटेल देखेंगे, क्या है डिटेल। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम के नियम का इस्तेमाल किया जाता है। ओम के नियम के मुताबिक प्रतिरोध की गणना इस तरह की जाती है, आर बराबर भी बटे आई, आर बराबर क्या होगा बी बटे आई। और आपको साथ ही साथ रख आना याद कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम। इसका ग्रीक प्रतीक जो होता है इस तरह का होता है, इस तरह का ओम का प्रतीक यानी कि सिंबल होता है। तो याद रखना है आप लोगों को, आर बराबर क्या होगा फॉर्मूला भी बटे आई, आर बराबर भी बाय आई होगा। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा प्रतिरोध का, ओम होगा। और इसका सिंबल इस तरह का होता है। पूरा डिटेल आपको बता दिया गया है ताकि आपसे जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आप इसका जवाब सही देख सकें। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। किससे पूछा जा रहा है 18 नंबर में आपका, डायनेमो, डायनेमो से पूछा जा रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए नंबर है आपका दिष्ट धारा, बी नंबर में प्रत्यावर्ती धारा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा दिष्ट धारा। क्या होगा, तो दिष्ट धारा यानी कि इसको बोलते हैं डीसी, क्या बोलते हैं डीसी, है ना। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होगी, तो दिष्ट धारा प्राप्त होगी। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। दिष्ट धारा डीसी, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। देखिए डिटेल इसका, डायनेमो में दिष्ट धारा यानी कि डीसी उत्पन्न होता है। डायनेमो एक विद्युत जनरेटर है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलकर दिष्ट धारा यानी कि डीसी, है ना, धारा उत्पन्न करती है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है, किस प्रकार के जल में रहता है, साफ जल, गंदा जल, खड़ा जल, या मृदु जल। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेंगू पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए, साफ जल, साफ जल। अब किस प्रकार का साफ जल है आप अपनी डिटेल देखिएगा, देखिए इसका डिटेल। डेंगू उत्पन्न करने वाले एडिज मच्छर का नाम क्या होता है, एडिज मच्छर स्थिर पानी में, कौन से पानी में, स्थिर पानी में पनपता है या घरों के अंदर और आसपास रहता है। शोध से पता चला है कि डेंगू मच्छर जो है धूल से भरे साफ पानी, धूल से भरे साफ पानी या 6 दिन या उससे अधिक या ज़्यादा समय तक रुके हुए कीचड़ भरे हुए पानी में क्या होता है, पनप सकता है। तो याद रखिएगा आप इसको, डेंगू मच्छर पूछेगा कौन से पानी में पनपता है, तो साफ पानी आपको क्या करना है, आंसर टिक करना है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत है। बायोगैस ईंधन, बायोगैस ईंधन आपसे पूछा जा रहा है। लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, या नाभिकीय ऊर्जा है। अच्छा, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। बायोगैस ईंधन क्या है आपका, नहीं पूछा जा रहा है ना। तो लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है। आपका आंसर जो होगा ये होगा आपका नाभिकीय, नाभिकीय ऊर्जा। ये आपका क्या है, तो बायोगैस ईंधन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको डिटेल्स अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। बायोगैस एक पर्यावरण अनुकूल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो भोजन के अवशेषों और पशु के अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों के क्या होता है, विघटन से उत्पन्न होता है। विघटन से क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, है ना, लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया, है ना, आपका कोयला हो गया, ये सब क्या है,
तो बायोगैस ईंधन है ना। लेकिन बायोगैस ईंधन कौन सा नहीं आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको 20 क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, उसका डिटेल में आपको सॉल्यूशन या आपको आंसर जो है बता दिया जाएगा। थैंक यू।